अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। जी फर्चवाल स्टेशन की तरफ जा रही थी। अब मेरा उस तरफ जाना अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश करने के मुतरदिफ था, इसलिए मैंने खेतों खेत चलना शुरू कर दिया। अब रेलवे स्टेशन मेरी दाएं जानब दूर रह गया था और मैं बहुत आगे निकल गया था। एक जगह खेतों में घने दरख्त के नीचे ट्यूबवेल की कोठड़ी देखी, जहां हौज में पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। मैं ट्यूबवेल के पाइप के पास जाकर बैठ गया और मुंह धोकर पानी के चंद घोंट पिए ही थे कि अचानक धुमाधुम मेरे पीछे कुछ आदमी दौड़े, और इससे पहले कि मैं संभलता, दो हट्टे कट्टे आदमियों ने मेरे बाजू पीछे से जकड़ लिए। एक ने मेरे सीने पर राइफल की नाल रख दी। चौथा आदमी ट्यूबवेल की कोठड़ी के पीछे से निकलकर मेरी तरफ लपका। ओए कौन है तू? ये चारों सिख थे। उन्होंने ढाटे बांध रखे थे। सिर्फ उनकी चमकीली आंखें अंधेरे में नजर आ रही थीं। उस आदमी ने अपने साथी से कहा, इसकी तलाशी लो लखा सिंह है। एक सेकंड के अंदर अंदर मेरी जेब से रिवॉल्वर बरामद हो गया। लखा सिंह ने रिवॉल्वर देखकर गुस्से में कहा, अक्षर सिंह पुलिस का आदमी हमारी मुखबरी करने आया है। अक्षर सिंह ने रिवॉल्वर को अंधेरे में आंखों के पास ले जाकर गौर से देखा, फिर मेरी तरफ पलट कर बोला, लखा सिंह इसे डेरे पर ले जाकर बंद कर दो। हमें ठीक खबर मिली थी कि पुलिस अर्चवाल स्टेशन की तरफ गई है। ये टाउट है, मैं वापस आकर इससे निपटता हूँ। उसने मुझे मोटी सी गाली दी और उसके साथियों ने मेरे बाजू जोर से बांधे और मेरे मुंह में रुमाल ठोंस कर मुझे ट्यूबवेल के पीछे खड़ी एक घोड़ी पर डाला और खेतों में हवा से बातें करने लगे। ये तीन आदमी थे जो मुझे घोड़ी पर डालकर अपने डेरे की तरफ ले जा रहे थे। शक्ल सूरत और बातों के अंदाज से ये डाकू लगते थे। इनका डेरा वहां से दूर 1 मील के फासले पर इंटू के एक वीरान भट्टे में बना हुआ था, जिसके टूटे फूटे सुराखनुमा दरवाजे पर भी एक डाकू पहरा दे रहा था। मुझे भट्टे के अंदर एक कोठड़ी में डालकर बाहर से ताला लगा दिया गया। मैं पुलिस से तो बच गया था, मगर इन डाकुओं के रहमो करम पर था। काश घुम्मन सिंह डकैत जेल से बाहर होता। ये उसका अपना इलाका है, वो मुझे यहाँ से निकाल सकता था, मगर वह खुद कैद में पड़ा था। और यह डाकू न जाने कहाँ के थे और किस गिरोह से ताल्लुक़ रखते थे। मुझे रिवॉल्वर निकल जाने का बहुत अफसोस था, लेकिन एक बात का इत्मीनान था कि उन्होंने मेरी जेब में सीधा रंगनी के सांप का मनका नहीं देखा था। मैं सारी रात बंद कोठड़ी में इस तरह पड़ा रहा कि मेरी मशकें बुरी तरह कसी हुई थीं। मैं ज़रा सा भी हाथ नहीं हिला सकता था, बस चारपाई पर ऊँधे मुँह पड़ा रहा। शायद फूंक फट रही थी कि एक आदमी अंदर आया। उसके एक हाथ में बंदूक और दूसरे हाथ में पानी का लोटा था। लोटा मेरे पास रखकर उसने मेरे हाथ की रस्सी खोली और परे हटकर बंदूक की नाली का रुख मेरे सीने की तरफ करके बोला, इस पानी को पी लेना हुआ, ते बाहर की तरफ मुंह किया तो भून कर रख देंगे। वो बाहर निकल गया और कोठड़ी पर बाहर से ताला लगा दिया गया। मैं कलाइयों को सहलाता उठकर लोटे के पास गया, पानी पिया और वापस चारपाई पर आकर सिमट कर बैठ गया। सर्दी से मेरे दांत बज रहे थे। सारी रात मैंने सख्त सर्दी में गुजार दिया। सुबह इस भट्टे की एक कोठड़ी में अक्षर सिंह के सामने ले जाया गया, जो गलबन स्टोली का सरदार था। वो चारपाई पर बड़े ठाठ से नीम दराज था। उसके हाथ में मेरा रिवॉल्वर था। अक्षर सिंह ने मेरी तरफ गहरालूद नजरों से देखा और अपने साथी को कड़े कर कहा, ओ इस पुलिस के टाउट की तलाशी लो, इसके पास और भी बहुत कुछ होगा। उस सिख ने मेरी जेबों की तलाशी लिया तो एक जेब में से सीधा रंगनी का सांप का मनका निकल आया। ये कोई काला मोती है? अरे इधर लो। अक्षर सिंह सांप के मनके को हाथ में लेकर गौर से देखने लगा। ये क्या है? मैंने कहा, यह सांप का मनका है। सांप का मनका? अक्षर सिंह ने हैरत से कहा, तुम्हारे पास कहाँ से आ गया? मैंने बेनियाजी से कहा, मुझे एक साधु ने दिया था, लेकिन मैं पुलिस का टाउट नहीं बल्कि खुद पुलिस से भागा हूँ। मैंने इस ख्याल से कि शायद ये अक्षर सिंह घुमन सिंह डकैत का दोस्त हो, उसे साफ साफ बता दिया कि मैं जेल तोड़कर भागा हूँ और घुमन सिंह का दोस्त हूँ। इस पर अक्षर सिंह जरा चौंका। तुम घुमन सिंह के दोस्त हो तो तुम मुसलमान हो, तुम्हारा नाम क्या है? करमदीन। मैंने जवाब दिया। मेरा नाम सुनकर अक्षर सिंह अपनी जगह से उछल सा पड़ा। उसने सबसे पहला काम यह किया कि जिन दो सिखों ने मुझ पर पिस्तौल तान रखे थे उन्हें इशारा करके परे हटा दिया। फिर चारपाई से उठकर मेरे करीब आया और मेरे शाने पर हाथ रखकर बोला, अगर तुम करमदीन हो तो तुमने मेरे बड़े भाई घुमन सिंह पर क्या एहसान किया था
क्या तुम बता सकते हो? मैंने कहा, मैंने घुम्मन सिंह पर कोई ऐसा नहीं किया था। उसको सांप ने डस लिया था। मैंने इस मनके से उसकी जान बचाई थी और ये मेरा इंसानी फर्ज था। इस पर अचार सिंह ने मुझे गले लगा लिया। करमदीन, तुमने पहले क्यों न बताया कि तुम करमदीन हो? घुम्मन सिंह ने तुम्हारे इस एहसान के बारे में हम सबको बताया। हालात यकसर पलट गए। जो लोग मेरे खून के प्यासे थे वो अल्लाह के करम से मेरी अवभगत करने लगे। अक्षर सिंह ने मेरा रिवॉल्वर मुझे वापस कर दिया। मुझे खाने को खालिस मक्खन, पराठे और दूध दिया गया। अक्षर सिंह के हुक्म से मेरे लिए पानी गर्म कर दिया गया। मैंने मदद से गुस्ल किया। मुझे पहनने के लिए नए कपड़े दिए गए और फिर मेरे लिए कोठरी में बिस्तर लगा दिया गया। अक्षर सिंह बोला, करमदीन, तुम अब कुछ देर सो जाओ। सारी रात के जागे हो, फिर बात करेंगे। मैं जानता था कि ये बहादुर लोग मेरे साथ फरेब नहीं करेंगे, इसलिए मैं बेफिक्र होकर लिहाफ में घुसकर सो गया। दोपहर के बाद उठा तो मेरे लिए मुर्ग भुने जा रहे थे। मैंने और अक्षर सिंह ने मिलकर खाना खाया। फिर उसने कहा, रात हम साथ वाले गांव के एक संगदिल हिंदू साहूकार के घर डाका डालने गए थे। हमें इतला मिली कि पुलिस की जीप हरचवाल स्टेशन की तरफ गई है। मैंने कहा, वो मेरे पीछे आई थी। अक्षर सिंह हंसने लगा और पुलिस को एक गाली देकर बोला, उनका बाप भी इधर नहीं आ सकता। घुम्मन सिंह और अक्षर सिंह से हमारी पुलिस डरती है। जब भी तो मैं हैरान था कि ये पुलिस वाले इधर क्यों आ गया। लस्सी का पूरा कटोरा खाली करने के बाद अक्षर सिंह मुझसे अपने बड़े भाई घुम्मन सिंह की बातें करने लगा। हम उसे जेल तोड़कर निकाल सकते हैं, मगर पुलिस उसके दुश्मन है और खतरा है कि वह फौज से मदद लेकर घुम्मन सिंह के बहराते ही उसे हलाक कर देगी और मशहूर कर देगी कि घुम्मन सिंह पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। इसलिए हम अभी उसे जेल से नहीं निकाल रहे। लेकिन तुमने मेरे भाई की जान बचाकर हमें खरीद लिया है। करमदीन, अब बताओ कि हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? मैंने कहा, असल में मेरा काम स्मगलिंग है, जासूसी नहीं है। अक्षर सिंह ने हाथ उठाकर कहा, करमदीन, तुमको हमने अपना भाई कह दिया है। अब चाहे तुम जासूस हो, खूनी हो, जो कुछ भी हो, ये तुम्हारा अपना मामला है। हम पर तुम्हारी मदद करना फर्ज है। बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मैंने अक्षर सिंह को बताया कि पुलिस मेरे पीछे लगी है, मगर मैं यहाँ से किसी तरह मुंबई जाना चाहता हूँ, जहाँ एक पुराने दोस्त से मुझे स्मगलिंग की एक रकम वसूल करनी है। फिर वहाँ से मैं राजस्थान की सरहद पार करके अपने मुल्क वापस चला जाऊँगा। अक्षर सिंह बोला, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं तुम्हारे साथ एक आदमी रवाना कर दूंगा जो तुम्हें दिल्ली तक छोड़ आएगा। अगर आगे तुम अकेले नहीं जा सकोगे तो वो तुम्हारे साथ मुंबई तक जा सकता है। मैंने कहा, नहीं नहीं अक्षर सिंह, मुंबई तक जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम मुझे जलंधर से निकाल दो तो मैं दिल्ली भी अकेला पहुंच सकता हूं। अक्षर सिंह बोला, ऐसी बात नहीं है। पंजाब में तुम्हारे पकड़े जाने का खतरा हो सकता है, इसलिए मेरा आदमी तुम्हारे साथ होगा जो हर खतरे से तुम्हारी हिफाजत कर सकेगा। लेकिन तुम्हें सिख बनना पड़ेगा। अक्षर सिंह मेरे बड़े हुए सर और दाढ़ी के बालों की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। यार, तुम आधे सिख तो अब भी हो। बस सर के बालों को पीछे से ऊपर लाकर जोड़ा बांधना पड़ेगा। सर और दाढ़ी के बाल जेल में ही बढ़ गए थे और मुझे हजामत का मौका ही नहीं मिला था। अक्षर सिंह ने खुद मेरे बालों को सर के ऊपर जोड़े की शक्ल में बांधा। जोड़ा छोटा था, लेकिन अक्षर सिंह ने उसको रुमाल से बांधकर मेरे सर पर सिखों की तर्ज की निसवारी रंग की पगड़ी बांध दिया। मेरी दाढ़ी और मूछों में कंघी करके उन्हें भी ऊपर पगड़ी के अंदर चढ़ा दिया गया। मैंने आईने में अपनी शक्ल देखी तो एक सांवले रंग का सिख नौजवान मुझे घूर रहा था। मैं हुलिये के एतबार से पूरा सिख बन गया था। अक्षर सिंह बोला, अब तुम्हारा नाम दिल्ली तक हर नाम सिंह है। पुलिस वालों की ऐसी की तैसी है, उनका नगर दादा भी तुम्हें नहीं पहचान सकेगा। मेरा आदमी शेर सिंह तुम्हारे साथ होगा। तुम दोनों दिल्ली गुरुद्वारा जन्म स्थान की यात्रा करने जा रहे हो। कोई अगर पूछे तो तुम गूंगे बन जाना। बाकी सारी बात शेर सिंह करेगा। मैं उसे सब समझा दूंगा। मुझे गर्म जैकेट और पतलून पहनने को दी गई। मेरे रबड़ के जूते भी चमड़े के जूतों से तब्दील कर दिए गए। रिवॉल्वर और सांप का मनका मैंने जैकेट की अंदरूनी जेबों में रख लिया। अक्षर सिंह ने शेर सिंह से मुझे मिलाया। ये एक उधेड़ उम्र का तनोमन सिख था। अक्षर सिंह ने मुझे 200 रुपये अलग दिए और शेर सिंह को दिल्ली तक का 2 आदमियों का किराया अलग दिया। दोपहर के बाद अक्षर सिंह ने मुझे गले लगाकर रुखसत किया और बोला, करमदीन, तुम हमारे भाई हो। जब कभी किसी किस्म की ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर याद करना। अक्षर सिंह के खलूस ने मुझे बेहद मुतासर किया।
मैं शेर सिंह के साथ खेतों खेत अमृतसर को जाती सड़क की तरफ रवाना हो गया। वहाँ पहले से ही एक बंद जीप तैयार खड़ी थी। जीप का ड्राइवर एक बूढ़ा सिख था। जीप ने हमें अमृतसर के मुज़फ़्फ़राबाद में खेतों में खड़ी एक हवेली में पहुँचा दिया। यहाँ हमारे लिए पहले से बिस्तर लगे थे। हमने खाना खाया और बिस्तरों में बैठ गया। शेर सिंह मुंबई एक्सप्रेस में 2 नशीसें बुक करवा कर आ गया। ये फर्स्ट क्लास की सीटें थीं, क्योंकि फर्स्ट क्लास के मुसाफिरों से पूछ-गुछ करने की ज़रूरत बहुत कम होती है। शेर सिंह का अपना टिकट दिल्ली तक था। हम जीप में बैठकर 8:15 बजे रेलवे स्टेशन पहुंच गए। मैं पूरा सिख लग रहा था। मुझे पुलिस भी नहीं पहचान सकती थी। एक हाथ में कड़ा था। चमड़े का एक थैला मेरे पास था, जिसमें एक तौलिया, कंघी और टूथपेस्ट वगैरह रखा हुआ था। हम अपने डब्बे में जाकर बैठ गए। प्लेटफार्म पर 2-3 सिख सिपाही चल फिर रहे थे। एक सिपाही काउंटर पर जलती अंगीठी पर हाथ सेंक रहा था। सर्दी काफ़ी थी। फर्स्ट क्लास के डब्बे में 2 हिंदू भी सफ़र कर रहे थे। ट्रेन ठीक वक्त पर रवाना हो गई। जालंधर का रेलवे स्टेशन करीब आया तो शेर सिंह ने मुझे इशारा किया और मैं ऊपर बर्थ पर जाकर लेट गया। जालंधर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुकी। फिर भी एक थानेदार अंदर आ गया। मैंने आंखें बंद कर लीं। थानेदार ने हिंदुओं को देखा, फिर शेर सिंह की तरफ मुतवज्जे होकर बोला, सरदार जी कहाँ जा रहे हैं? शेर सिंह ने मूछों पर हाथ फेरते हुए रौबदार आवाज में कहा, गुरुद्वारा इस्तेहान के दर्शनों को जा रहे हैं। क्यों, तुम्हें कोई एतराज़ है? थानेदार खफीफ सा होकर बोला, नहीं सरदार जी, भला हमें क्या एतराज़ हो सकता है, शौक से जाएं। ये ऊपर आपका साथी है। शेर सिंह ने ऊपर देखे बगैर कहा, मेरा भांजा है हरनाम सिंह। मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या बात है? अपनी पेटी की खैर चाहते हो तो यहाँ से नीचे उतर जाओ। शरीफ लोगों को परेशान करने की सज़ा न मिल जाए कहीं तुम्हें। थानेदार सत श्री अकाल कहकर माजरत करते हुए डब्बे से बाहर निकल गया। शेर सिंह आखिर सिख था, मामले की नज़ाकत को महसूस नहीं कर सकता था। उसका ये लहजा हमें परेशानी में मुब्तला कर सकता था। मैं खामोशी से बर्थ पर लेटा रहा। अब मैं दिल में दुआएं करने लगा कि जल्द दिल्ली शहर है और मैं शेर सिंह को रुखसत करूं। यह सीधा साधा पत्थर के ज़माने का मुखलिस आदमी कहीं मुझे किसी मुश्किल में न फंसा दे। मैं मेरठ छावनी तक ऊपर बर्थ पर ही लेटा रहा। नींद मुझे बिल्कुल नहीं आ रही थी। मेरठ छावनी पर भी 2 पुलिस के आदमी अंदर आ गए। खुदा का शुक्र रहा कि वो कोई पूछ गुछ किए बगैर ही चले गए। मेरठ छावनी पर ही पू फूट गई थी। मेरठ छावनी की मुझे ज़्यादा फिक्र थी। यहाँ से ट्रेन चली तो मैं सो गया। आँख खुली तो गाड़ी की रफ्तार बहुत ही धीमी हो गई थी और शेर सिंह मुझे हिलाकर जगा रहा था। उठो हरनाम मियाँ, आ गई उनकी माँ की दिल्ली। मैंने बर्थ से झांक कर नीचे देखा। डब्बा खाली था। हिंदू मुसाफिर जा चुके थे। शेर सिंह ने मुझे आहिस्ता से कहा, यहाँ से मैं चांदनी चौक की एक धर्मशाला में चला जाऊँगा। अब तुमसे जुदा हो रहा हूँ। आगे तुम्हें वह गुरु के हवाले करता हूँ। मेरे पास 50 रुपये बचे हैं, अगर ज़रूरत है तो ले लो। मैंने कहा, सरदार जी तुम्हारा शुक्रिया। अक्षर सिंह ने मुझे 200 रुपये अलग दे दिए थे। वह गुरु तुम्हारी रक्षा करे। अच्छा भाई, अब तुम जानो तुम्हारा काम। सत श्री अकाल। ये कहकर शेर सिंह डब्बे से बाहर निकल गया। गाड़ी प्लेटफार्म पर रुक चुकी थी। मैंने अपने थैले को सीट पर रखा और साबुन और टूथपेस्ट लेकर बाथरूम में घुस गया। मैं ज़्यादा से ज़्यादा देर बाथरूम में रहा। मुंह धोकर दाढ़ी के बालों में हल्की हल्की कंघी की। कम बखत गाड़ी अभी तक दिल्ली स्टेशन पर ही खड़ी थी। बाथरूम से निकला तो डब्बे में एक हिंदू फैमिली विराजमान थी। एक हिंदू लाला था, उसकी भारी भरकम बीवी और एक नौजवान लड़की थी जिसने जर्द रंग की साड़ी पहन रखी थी। माथे पर तिलक लगा था। वो सामान को करीने से लगा रही थी। हिंदू लाला बार बार बिस्तर बिछाने की हिदायत कर रहा था। उन्होंने मुझ पर एक निगाह डाली और फिर अपने काम में लग गया। मैं एहतियातन बर्थ पर चढ़कर लेट गया। दिन निकल आया था। बम्बई एक्सप्रेस अभी तक प्लेटफार्म पर खड़ी थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं तिरछी निगाह से डब्बे के दरवाजे को देख लेता था, जो बंद था। प्लेटफार्म की तरफ से लोगों की आवाज़ें आ रही थीं। खुदा खुदा करके गार्ड की सीटी की आवाज़ें। तीसरी सीटी पर इंजन ने भी वसल दिया और फिर ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता आगे को खिसकना शुरू हो गई। नई दिल्ली के स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो एक हिंदू बेरा अंदर दाखिल हुआ और नाश्ते का पूछने लगा। मैंने भी नाश्ते का ऑर्डर दे दिया। तीसरे स्टेशन हजरत निज़ामुद्दीन पर बेरा मेरे लिए नाश्ता ले आया। हिंदू फैमिली शायद घर से नाश्ता करके आई थी। उन्होंने सिर्फ चाय मंगवाई। गाड़ी वहाँ से चली तो मैं बर्थ पर ही बैठकर नाश्ता करने लगा। हिंदू लाले की बीवी ने डब्बे में से थोड़ी सी मिठाई निकाल कर
प्लेट में रखी और लड़की से कहा, लैला बेटी भाई साहब को ये मिठाई दो। मैंने कहा, धन्यवाद माता जी, मैं मिठाई नहीं खाता सुबह सुबह। हिंदू लाला ने मुस्कुराकर कहा, खा लो बेटा, टाल वालों की खालस मिठाई है। मैंने लैला के हाथ से प्लेट थाम लिया। मैं किसी भी मुसाफिर से ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहता था, लेकिन हिंदू लाला ने पूछा, सरदार जी कहाँ जा रहे हैं? बम्बई। मैंने चाय का घूंट भरते हुए कहा। हिंदू लाला बड़ा खुश हुआ, तब तो खूब साथ रहेगा, हम भी बम्बई जा रहे हैं। लैला वहाँ डॉक्टरी में पढ़ती है ना, मेरा भी भिंडी बाजार में कपड़े का कारोबार है। तुम बम्बई किसके पास जा रहे हो बेटा? ये सवाल जवाब तो होने ही थे, क्या करता बस इतना ही कहा। मेरे बड़े भाई शेर सिंह का वहाँ गैराज है, मैं उसके साथ गैराज में काम सीखता हूँ। इस पर हिंदू लाला ने कोई ज़्यादा दिलचस्पी का इजहार न किया और अपनी बीवी से बातें करने लग गया। लेकिन मैंने महसूस किया कि उनकी लड़की लैला ने रिसाला पढ़ते हुए दो एक बार मुझ पर तिरछी नज़र डाली थी। यह भी एक कुदरती बात थी। मैं खामोशी से नाश्ता करता रहा। नाश्ता करने के बाद ट्रे बर्थ पर एक तरफ रख दिया और बर्थ पर नीम दराज होकर अखबार का मुताला करने लगा। ट्रेन अगले स्टेशन फरीदाबाद जाकर रुकी, तो बेरा चाय का सामान और पैसे लेकर चला गया। जाते जाते कह गया कि खाना मिथिला स्टेशन पर लूँगा। मिथिला का शहर दिल्ली से 145 किलोमीटर के फासले पर है। यहाँ हिंदू फैमिली ने खाने का बड़ा डब्बा निकाल कर मुझे भी दावत दिया, मगर मैंने बड़ी शाइस्तगी से शुक्रिया के साथ इनकार कर दिया। बेरा मेरे लिए खाना ले आया था। मिथिला स्टेशन पर गाड़ी थोड़ी देर के लिए रुकी थी। यहाँ से ट्रेन रवाना हुई तो स्टेशन पर स्टेशन छोड़ती चली गई। आगरा शहर आया और गुजर गया, धौलपुर भी गुजर गया। ग्वालियर ट्रेन 10-15 मिनट तक रुकी रही। मैं अब बर्थ से उतरकर खिड़की के साथ अपनी सीट पर बैठ गया। मैं काफ़ी हद तक खतरे की पहुंच से बाहर निकल आया था। यहाँ से गाड़ी रवाना हुई। अब उसका अगला पड़ाव 100 किलोमीटर के फासले पर झांसी का मशहूर शहर था। मौसम यहाँ काफ़ी हद तक खुशगवार हो गया था। पंजाब की सख्त सर्दी पीछे रह गई थी और सिर्फ फिजा में खुनकी ही थी। ट्रेन एक दरिया पर से गुजरी तो लैला मेरी साथ वाली खाली सीट की खिड़की में आकर बाहर दरिया का नज़ारा करने लगी। मैंने अपने ख्यालात का रुख बदल दिया, क्योंकि जज्बात का पैदा होना एक कमांडो के मिशन के मुनाफी होता है। अगरचे ये कुदरती बात होती है, मगर कमांडो इस किस्म के जज्बात से हमेशा अपने आप का बचाव करता है। मेरा मुंह भी खिड़की से बाहर था। हिंदू लाले की बीवी पूरी सीट पर पड़ी खराटे ले रही थी। शाम के साय फैलने लगे थे। हिंदू लाला भी अपने बिस्तर पर नीम दराज था। झांसी पहुंचकर ट्रेन रुकी तो शाम का खाना आ गया। अब हिंदू लाला ने पूछा, बेटा तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। हरनाम सिंह मेरा नाम है महाराज, बड़ा अच्छा नाम है। मजहबी सिख तो नहीं होना? मैंने यूं ही कह दिया, जी नहीं, मैं तो अकाली सिख हूँ। लाला हंसकर बोला, बम्बई में मेरे कई अकाली सिख दोस्त हैं, तुम भिंडी बाजार में मेरी दुकान पर आना, तुम्हें मिलूंगा। भिंडी बाजार में आकर किसी से स्वदेशी भंडार वाले लाला करमचंद का नाम पूछ लेना। मैंने कोई जवाब ना दिया। झांसी के बाद ललितपुर आया तो रात हो गई थी। मैं बर्थ पर जाकर लेट गया। ट्रेन पूरी रफ्तार से उड़ी जा रही थी। कई छोटे छोटे स्टेशन गुजरते चले जा रहे थे। ट्रेन का अगला पड़ाव भोपाल था। भोपाल ट्रेन सुबह के वक्त पहुंचती थी। जब रात काफ़ी गहरी हो गई तो मैं बर्थ से उतरकर बाथरूम में गया। बाथरूम से निकला तो देखा कि हिंदू फैमिली सारी की सारी सो रही थी। डब्बे की बत्ती भी उन्होंने मध्यम कर रखी थी। मैं खामोशी से अपने बर्थ पर चढ़कर लेट गया। कुछ देर बाद अचानक मुझे अपने बाजू पर किसी के हाथ का लिम्स महसूस हुआ। मैंने चौंक कर आंखें खोल दी। डब्बे की धीमी रोशनी में मुझे लैला का पुरस्कार मुस्कुराता चेहरा दिखाई दिया। उसने मेरे करीब से गुजरते हुए मेरे हाथ में एक चिट थमा दिया और अपनी सीट पर जाकर लेट गया। मैंने गर्दन घुमाकर देखा, उसके माता पिता बेखबर सो रहे थे। मैंने छोटा सा कागज़ का टुकड़ा अपनी पतलून की जेब में रख लिया और आंखें बंद करके पड़ा रहा। अभी भोपाल नहीं आया था। कुछ देर बाद डब्बे के शीशों में से दिन की हल्की हल्की रोशनी अंदर आने लगी। फिर भोपाल का बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन करीब आ गया। हिंदू फैमिली बारी बारी गुसल खाने में गई। सबसे आखिर में मैं गया। ट्रेन की रफ्तार हल्की हो रही थी। भोपाल करीब था। मैंने कागज़ का टुकड़ा जेब से निकाल कर देखा। उसने हिंदी में लिखा था, मुझे इस नंबर पर बम्बई पहुंचकर फ़ोन करना। नीचे उसका फ़ोन नंबर लिखा था। मैंने कागज़ का टुकड़ा पतलून की जेब में ठूंस लिया। गौसल खाने से फारिग होकर बाहर निकला तो ट्रेन भोपाल के आलीशान रेलवे स्टेशन में दाखिल हो चुकी थी। यूं ही सफ़र तय होता रहा।
सारा दिन ट्रेन मुंबई की तरफ रवां दवा रही। होशंगाबाद आया, अटारसी का स्टेशन आया, खंडो पहुंचे तो दिन बीत चुका था। रात के पहले पैर ट्रेन बुरहानपुर पहुंच गई। फिर रात आ गई। रातों रात भोसावल, जलगांव, 40 गांव और नंदगांव के शहर भी गुजर गया। आधी रात के बाद जाकर कहीं नासक रोड का स्टेशन आया। इसके बाद देवलाली और फिर जब गाड़ी अगतपुर के स्टेशन पर रुकी तो दिन निकल आया था। यहाँ से ट्रेन को बिजली का इंजन लगा दिया गया। अब मुंबई यहाँ से तकरीबन 150 किलोमीटर के फासले पर रह गया था। 2 घंटे बाद मुंबई शहर का पहला मुज़ाफ़ाती रेलवे स्टेशन कल्याण आ गया। कल्याण से मुंबई का बोरी बंदर रेलवे स्टेशन 50 किलोमीटर रह जाता है। इस दौरान में हिंदू फैमिली से मेरी काफ़ी दोस्ती हो गई थी। कल्याण के बाद यूँ तो कई लोकल स्टेशन है, मगर ट्रेन सिर्फ दावर पर जाकर रुकी। यहाँ से चली तो मुंबई के दूसरे सबसे बड़े रेलवे स्टेशन बोरी बंदर के कुशादा प्लेटफार्म में दाखिल हो गई। अब मैं हिंदू फैमिली और लाला को भूलकर बड़ी चौकस नज़रों से प्लेटफार्म का जायजा ले रहा था। एक हुजूम था, खल्के खुदा का दरिया था जो बह रहा था। यहाँ कौन किसी को देखता था। मैं भी थैला उठाए भीड़ में गुम हो गया। फर्स्ट क्लास के गेट पर ज़्यादा रश नहीं था, लेकिन वहाँ मिलिट्री पुलिस के 2 जवानों को देखकर मैंने थर्ड क्लास के गेट की तरफ रुख किया। यहाँ भीड़ के रेले के साथ मैं भी निकल गया। सामने सड़क के किनारे टैक्सियाँ खड़ी थीं। मैं एक टैक्सी में जा घुसा और उसे ओपेरा हाउस चलने के लिए कहा। मुंबई शहर मेरे लिए नया नहीं था, पहले भी इस शहर की आवारागर्दी कर चुका था। ओपेरा हाउस के चौक पर उतरकर मैं पैदल ही चरनी रोड की तरफ चलने लगा। शहर में ट्रैफिक का शोर मचा था, लोगों का हुजूम चल फिर रहा था। चरनी रोड में दाखिल होने के बाद मैं मोहतात हो गया। दूर से मैंने अपने जासूस बल के मास्टर स्पाई हकीम सुलेमान शाह के मतब को देखा। उसका बोर्ड दुकान के बाहर वैसे ही लगा था और एक एम्बेसडर गाड़ी बाहर खड़ी थी। शायद हकीम साहब का कोई मरीज आया हुआ था। मैं एक रेस्तोरां में जाकर बैठ गया, चाय का कप मंगवा कर पीने लगा। मुंबई की ट्रैफिक पुलिस का एक दुबला पतला सिपाही डंडा लटकाए रेस्तोरां में दाखिल हुआ और काउंटर के ईरानी मालिक की तरफ देखकर बोला, दादा एक गर्मा गर्म चाय का कप पिलाओ। साला भाग गया, मगर कहाँ जाएगा। पकड़ो ना तो घासीराम नाम नहीं। मैं खामोशी से बैठा रहा। सिपाही मेरे सामने वाली मेज़ पर बैठ गया। टोपी उतार कर उसने मेज़ पर रख दिया। फिर अचानक उठकर मेरे पास आया। मेरा दिल एक बार तो ज़ोर से धड़क उठा। सिपाही ने बड़े अदब से कहा, सरदार जी ये लून की शीशी ले लूँ, चाय में नमक मिलाकर पीता हूँ, मेरी जान में जान आई। मैंने कहा ले लो जी। सिपाही ने नमकदानी उठाई और थैंक यू सरदार जी कहकर अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। मैंने उठकर काउंटर पर चाय के पैसे अदा किए और बाहर सड़क पर आकर हकीम साहब की दुकान की तरफ देखा। गाड़ी अभी तक दुकान के बाहर खड़ी थी। अब मैं ज़्यादा देर सड़क पर नहीं रुक सकता था। मैंने खुदा का नाम लिया और हकीम सुलेमान शाह के मतब की तरफ चलने लगा। मैं उसके मतब की ड्योढ़ी में से गुजर कर बैठक में गया तो देखा कि हमारा मास्टर सिपाही हकीम सुलेमान शाह सफ़ेद बराक लिबास पहने अपनी संदूकची के पीछे गलीचे पर बैठा एक हिंदू औरत से बातें कर रहा था जो उसके पास ही बैठी थी। मैंने हाथ जोड़कर सलाम किया तो हकीम साहब ने नज़रें उठाकर मुझे देखा। फिर कहा, बैठो सरदार जी, अभी देखता हूँ। उसके लहजे से मैं अंदाज़ा न लगा सका कि हकीम साहब ने मुझे पहचाना है या नहीं, क्योंकि उसका अंदाज बिल्कुल कारोबारी और रोज़मर्रा का था। मैं बैठक में फर्श पर चुपके से बैठ गया। हिंदू औरत को हकीम साहब ने माजून की शीशी और कुछ पुड़ियाँ देकर कहा, बहन जी दवाई बाकायदगी से खाएं, भगवान अच्छा कर देगा, परसों आकर फिर दिखा जाइएगा। हिंदू औरत ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बैठक से चली गई। उसके जाने के बाद हकीम साहब ने मेरी तरफ देखे बगैर अपने रजिस्टर पर कुछ लिखते हुए आहिस्ता से पूछा, तुम्हारे पीछे कोई लगा हुआ तो नहीं है ना। मैं समझ गया कि हकीम साहब ने मुझे एक सिख के रूप में भी पहचान लिया है। आखिर वो मास्टर सिपाही था, तजर्बाकार जासूस था। मैंने कहा, मेरे पीछे कोई नहीं था।